दोस्तों बहुत टाइम से आप सभी डिमांड कर रहे थे कि मैम कॉस्ट से रिलेटेड जितने भी ग्राफ्स हैं आप एक ही वीडियो में हमें बता दीजिए। सो हियर इज द वीडियो ऑन योर पॉपुलर डिमांड। देखिए आज के वीडियो में हम इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 का यूनिट 2 पूरी तरीके से रिवाइज करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अगर आप मई 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आपको डिटेल वीडियो देखने हैं कॉस्ट कंसेप्ट्स पर, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस का लिंक दे रही हूँ। यू कैन वॉच देम। नाउ आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी कंप्लीटली कॉन्फिडेंट विद रिगार्ड टू द कॉस्ट कंसेप्ट्स। आज हम क्या क्या करने वाले हैं, सारे कॉस्ट कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, सभी के ग्राफ्स देखेंगे, उनका लॉजिक समझेंगे और सारे फॉर्मूलेस कवर करेंगे। लास्ट में मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी जो आपके मॉड्यूल में है कॉस्ट से रिलेटेड। याद रखें मैंने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उनको छोड़ दिया है, ऑल्दो हम यहाँ पर सारे फॉर्मूलेस भी देखने वाले हैं। क्यों छोड़ दिया उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को? क्योंकि बहुत ईजी है, आप लोग अपने आप कर सकते हैं। सो पूरा कंसेप्ट कवर करने के बाद, रिविजन के बाद, हम 31 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ है जो मैंने रेडी किया है, उसे सॉल्व करेंगे लाइव। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप फ्री में चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द पीडीएफ। ऑलराइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। सबसे पहली बात, अगर आपको कॉस्ट को समझना है तो आपको पता होना चाहिए शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बारे में। जब हमने प्रोडक्शन पढ़ा तब भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करके चीजों को देखा, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ऐसे ही कॉस्ट भी शॉर्ट रन में भी हो सकती है, लॉन्ग रन में भी। तो शॉर्ट रन में कॉस्ट जो होती है वो क्या होता है? शॉर्ट रन इज द पीरियड व्हेन एटलीस्ट वन फैक्टर इज फिक्स्ड। कम से कम एक ऐसा फैक्टर है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और लॉन्ग रन क्या होता है? व्हेन ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल। आप सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन में हमें क्या देखना है। शॉर्ट रन में हम दो टाइप्स के कॉस्ट को देखेंगे, एक है टोटल कॉस्ट और एक है एवरेज कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब पूरा टोटल खर्चा, एवरेज कॉस्ट मतलब पर यूनिट खर्चा, ठीक है। अब देखो टोटल कॉस्ट को भी दो पार्ट्स में पढ़ सकते हो या डिवाइड कर सकते हो, दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है और एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। नाम से ही समझ जाओ, टोटल कॉस्ट मतलब टोटल खर्चा, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मींस फिक्स्ड खर्चा। फॉर एग्जांपल आपका एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का हर महीने आप 50,000 रुपए रेंट देते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। यहां लिख दो 50,000 रुपीज जो आप रेंट का दे रहे हो, ठीक है। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? आप फैक्ट्री में जो लेबर है उनको वेजेस देते हैं, फिर रॉ मटेरियल लाते हैं प्रोडक्शन के लिए, उस रॉ मटेरियल का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं वो खर्चा, ये हो गया आपका वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। सो टोटल खर्चा कितना होगा आपको? मान लो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है आपका 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट? फिक्स्ड और वेरिएबल को ऐड कर दो, 50,000 और 1 लाख को ऐड करो, 1,50,000 रुपीज विल बी योर टोटल कॉस्ट। तो सबसे पहली बात भाई, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट कंसेप्ट्स है और एवरेज कॉस्ट कंसेप्ट्स है। टोटल कॉस्ट कंसेप्ट्स में ये है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। क्लियर? अब देखो ध्यान से सुनना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। आपने फैक्ट्री को बंद किया हुआ है, ताला लगा हुआ है, लॉकडाउन हो गया, ठीक है। तो क्या आप 50,000 रुपए फैक्ट्री का रेंट दोगे या नहीं दोगे? जो ओनर है वो तो आपसे रेंट लेगा, उसको कोई मतलब नहीं है आप प्रोडक्शन कर रहे हैं कि नहीं, ही विल डिमांड रेंट। तो ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? वो खर्चा जो आउटपुट पर डिपेंड नहीं करता, आपको देना ही देना पड़ेगा। आप जीरो आउटपुट बना रहे हो तो भी फिक्स कॉस्ट देना होगा क्या? यस, देना पड़ेगा, ठीक है। सो फिक्स कॉस्ट के बारे में क्या जान गए? आउटपुट जीरो हो तो भी कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट होता है। फिक्स कॉस्ट आउटपुट के साथ या प्रोडक्शन के साथ वेरी नहीं करता, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आउटपुट, ठीक है, कभी जीरो नहीं हो सकता। वेरिएबल खर्चा क्या होता है? जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना रॉ मटेरियल लगेगा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा लेबर यूज करोगे, उतनी ही ज्यादा उनको वेजेस देनी पड़ेगी।
तो वो खर्चा जो आउटपुट के साथ, प्रोडक्शन के साथ बढ़ता या कम होता है। ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट, कम प्रोडक्शन कम वेरिएबल कॉस्ट। सो वेरिएबल कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट, इट डिपेंड्स ऑन आउटपुट। दूसरी बात, इट कैन बी जीरो। अगर आपका प्रोडक्शन जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल खर्चा कितना होगा, जीरो। अगर आप कुछ बना ही नहीं रहे तो रॉ मटेरियल भी नहीं लाओगे ना, जीरो रॉ मटेरियल। लेबर को वेजेस भी नहीं दोगे, जीरो लेबर, राइट। तो वेरिएबल कॉस्ट कैन बी जीरो व्हेन आउटपुट इज जीरो। ठीक है भाई, वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगा अगर आउटपुट जीरो होगा, मतलब इट विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। यहां देखो, ओरिजिन से स्टार्ट होगा आपका वेरिएबल कॉस्ट कर्व, और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी बढ़ती जाती है। तो डायरेक्टली रिलेटेड है आउटपुट से। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि वेरिएबल कॉस्ट जो है उसका आउटपुट से क्या रिश्ता है, या ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो आउटपुट के साथ साथ बढ़ती जाती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सिंपल। सो ग्राफ कैसा हो गया, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, पॉजिटिवली स्लोप्ड, या बोल दो अपवर्ड स्लोपिंग। क्यों, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, यहां देखो कॉस्ट लिखा है, यहां आउटपुट, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वेरिएबल खर्चा भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, फिक्स कॉस्ट का डायग्राम कैसा होगा, इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों, ये फैक्ट्री का रेंट मानो 10,000 रुपए, तो ये 10,000 ही रहने वाला है। आपने प्रोडक्शन किया या नहीं किया, आप जीरो आउटपुट बनाओ, 50,000 यूनिट बनाओ या 500 यूनिट बनाओ, फैक्ट्री का रेंट फिक्स रहेगा, इट विल बी फिक्स्ड, will not depend on output. Straight line parallel to x axis. वो यही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछेगा। फिक्स कॉस्ट कर्व कैसा होता है, वेरिएबल कॉस्ट कर्व कैसा होता है, कैन वेरिएबल कॉस्ट बी जीरो, यस, कैन फिक्स कॉस्ट बी जीरो, नो। जीरो आउटपुट पर फिक्स कॉस्ट क्या होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक है, ऑलराइट। और ये फॉर्मूला याद रखो, टोटल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड और वेरिएबल कंपोनेंट को ऐड कर दो। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट यहां पर ड्रॉ करूं तो कैसा बनेगा, टोटल कॉस्ट। देखो टोटल कॉस्ट कभी जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल कॉस्ट में टीएफसी और टीडीसी दोनों आते हैं, और जब टीएफसी हमारा कभी जीरो नहीं हो सकता तो टोटल कॉस्ट भी जीरो नहीं हो सकता। सो टोटल कॉस्ट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा टोटल कॉस्ट कर्व। ठीक है, सो टोटल कॉस्ट कर्व और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व दोनों पैरेलल चलते हैं। ये दिख रहा है आपको, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों पैरेलल चलेंगे। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस वो किसके बराबर होगा, फॉर्मूले से भी समझ सकते हो, फिक्स कॉस्ट के बराबर। ठीक है, सो ये जो डिस्टेंस है दिस विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। ऑलराइट, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज टोटल फिक्स कॉस्ट। इतना सा ही था, यही आपको समझना था। आपके शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट के जो कर्व्स हैं वो कवर हो गए। ठीक है, अब एवरेज कर्व्स को देख लेते हैं। टोटल कॉस्ट आप जानते हैं टीएफसी प्लस टीवीसी होता है। अब पूरी इक्वेशन को क्यू से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्या आ गया, देखो टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दिया क्वांटिटी से, आउटपुट प्रोड्यूस से, तो एवरेज टोटल कॉस्ट आ गया ना, एटीसी। टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू इज एएफसी, दैट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड खर्चा कितना आया पर यूनिट प्रोडक्शन का, और जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करोगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, मतलब टोटल वेरिएबल खर्चा कितना आया पर यूनिट। ठीक है, एक यूनिट बनाने का पर यूनिट खर्चा बता रही हूं। एवरेज कॉस्ट इज व्हाट, पर यूनिट कॉस्ट, राइट। सो एक यूनिट, ऑन एन एवरेज एक यूनिट बनाने का टोटल खर्चा कितना आया, एटीसी। ऑन एन एवरेज एक यूनिट बनाने का फिक्स्ड खर्चा कितना आया, एएफसी। ऑन एन एवरेज एक यूनिट बनाने का वेरिएबल खर्चा कितना आया, एबीसी। ठीक है, तो ये तो एकदम सिंपल हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान होना चाहिए, घुमा फिरा कर पूछ सकता है, एएफसी इज इक्वल टू एटीसी माइनस एबीसी, एबीसी इज इक्वल टू एटीसी माइनस एएफसी, ऐसा। ठीक है, अब हमें पढ़ना क्या क्या है एवरेज कर्व्स में। एवरेज टोटल कॉस्ट, जिसे हम एवरेज कॉस्ट भी बोलते हैं, एसी बोल दो या एटीसी बोल दो, जनरली एवरेज कॉस्ट ही बोला जाता है। ठीक है, एबीसी एएफसी, तीन चीजें, और एक मार्जिनल कॉस्ट और पढ़ेंगे। मार्जिनल का मतलब होता है वन एक्स्ट्रा, वन एडिशनल यूनिट। एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का कितना एक्स्ट्रा खर्चा आया उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है भाई, अब देखो सबसे पहले एएफसी को समझो। एएफसी कैसा आता है, टोटल फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो।
अब टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है, कुछ भी हो, मान 10,000, ठीक है, इसको आप किसी भी वैल्यू से, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उससे डिवाइड करोगे, कुछ ना कुछ तो आएगा यहाँ एक्स वाई जेड, मतलब एएफसी आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इट विल नेवर टच एक्स एक्सिस, ठीक है, कभी भी एएफसी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टीएफसी जीरो नहीं होता भाई, फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ तो होती है, उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करोगे, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, छोटी से छोटी आए, लेकिन जीरो कभी नहीं हो सकता। सो एएफसी विल नेवर टच एक्स एक्सिस। पहली बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात समझो, इस कर्व को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एएफसी कर्व को। और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है दैट विच कर्व इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। याद रखना, ना ही तो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना वाई को टच करेगा, इट इज लाइक दिस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। कई बार वो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछता है विच कर्व्स आर यू शेप्ड, अभी आंसर मिलेगा। एक बात समझ आ गई, ठीक है। एक और चीज नोट करो कि एएफसी कर्व देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, पूरे टाइम नीचे गिर रहा है। क्यों? देखो फिक्स कॉस्ट 10,000 है हमारे केस में, क्वांटिटी आउटपुट जो है वो बढ़ता जाएगा। अगर आप 10,000 न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में आप अगर 10, 11, 12 यूनिट्स जो भी है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, उनको बढ़ाते जाओगे तो क्या रिजल्टेंट जो आंसर आएगा वो छोटा छोटा नहीं होता जाएगा। टोटल फिक्स कॉस्ट को आप डिवाइड करोगे आउटपुट से, आउटपुट बढ़ता जा रहा है, मतलब एएफसी आपका कम होता जाएगा। सो कंटिन्यूअसली एएफसी आपका फॉल करता है, दैट इज व्हाई वी से एएफसी कर्व फॉल्स थ्रू आउट। दो चीजें याद रखनी है, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इट फॉल्स थ्रू आउट, खत्म। अब समझो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, एवीसी कर्व, ठीक है, और एवरेज कॉस्ट कर्व। एवरेज कॉस्ट कर्व और एवीसी कर्व दोनों यू शेप्ड होते हैं, ठीक है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, दीज कर्व्स आर यू शेप्ड कर्व्स। तो ये क्या होता है, देखो एवरेज कॉस्ट कर्व कैसा होता है आपका, ये हो गया आपका एवरेज कॉस्ट कर्व, और ये इसका मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट, ठीक है। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व कैसा होता है आपका, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, इट इज ऑल्सो यू शेप्ड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, और ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व का मिनिमम पॉइंट है, ठीक है, दिस इज द मिनिमम पॉइंट, राइट। मार्जिनल कॉस्ट कर्व, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट, है ना, वो भी कैसा होता है, यू शेप्ड होता है। तो एक और क्वेश्चन आपका यहाँ आंसर हो गया कि कौन से ऐसे तीन कर्व्स हैं जो यू शेप्ड होते हैं, इट इज एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व। कौन सा ऐसा कर्व है जो कभी यू शेप नहीं हो सकता, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व, वो डिक्लाइन करता है थ्रू आउट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं उसको, ठीक है भाई। अब मार्जिनल कॉस्ट कर्व विल ऑलवेज कट एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, ये हम जानते हैं। सो मार्जिनल कॉस्ट कर्व मिनिमम पॉइंट से कट करता हुआ जाएगा दोनों के, ये रहा आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट, ठीक है। अब आप एक बात को समझना, अगर मान लीजिए मैं आपको ऐसा बोल देती हूं कि 10 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की मार्जिनल कॉस्ट तो है ₹100, ठीक है, और 11 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की मार्जिनल कॉस्ट है ₹111, ऑलराइट। सो 11th यूनिट को प्रोड्यूस करने का खर्चा कितना हुआ, एक्स्ट्रा यूनिट, एक एक्स्ट्रा यूनिट, 11th यूनिट को प्रोड्यूस करने का खर्चा हुआ 111 माइनस 100, 111 माइनस 100, दैट इज ₹11, राइट। अब इस बात को समझने की कोशिश करना, ये तो मेरे पास में मार्जिनल कॉस्ट का डेटा था। अब मान लीजिए अगर मैं आपको ऐसा डेटा दे दूं कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स इज ₹1000, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग टोटल 11 यूनिट्स इज ₹1100, ठीक है। अब बताओ कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी 11th यूनिट को प्रोड्यूस करने की, तो आप कैसे निकालोगे, मैम 11 यूनिट बनाने का खर्चा 1100, 10 यूनिट बनाने का खर्चा 1000, मतलब एक्स्ट्रा एडिशनल कितना खर्चा हुआ हमारा, दिस माइनस दिस, दैट इज ₹100, राइट। सो अब एक बात समझो, ये जो टोटल कॉस्ट है इसमें फिक्स कॉस्ट भी इन्वॉल्व है और वेरिएबल कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, राइट।
सपोज करो ये 1000 रुपए की टोटल कॉस्ट में से 500 रुपए फिक्स कॉस्ट का है, ठीक है, 500 इज द फिक्स कॉस्ट। तो मुझे बताओ ये जो टोटल कॉस्ट है 1100 की, इसमें भी तो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहेगी, 500 ही रहेगा, फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन्स फिक्स्ड। तो मतलब मैं आपको ये बोलना चाहती हूं कि आप टोटल कॉस्ट को माइनस करके भी मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हो और वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके भी आप मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हो। क्यों भाई? क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहता है। वो मार्जिनल कॉस्ट किस पर डिपेंड करता है? एक्चुअली मार्जिनल कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन वेरिएबल कॉस्ट। सो ये भी एक फॉर्मूला है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट n यूनिट्स का माइनस n माइनस 1 यूनिट्स का वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट किस पर डिपेंड करता है? वेरिएबल कॉस्ट पर। अगर मार्जिनल कॉस्ट बदल रही है तो किसकी वजह से बदल रही है? वेरिएबल खर्चे की वजह से, नॉट फिक्स्ड कंपोनेंट। भाई सीधी सी बात है, टोटल कॉस्ट का फिक्स्ड कॉस्ट जो फिक्स्ड पार्ट है वो तो हमेशा फिक्स रहता है। आप 10 यूनिट बनाओ या 11 यूनिट, वो तो फिक्स ही रहेगा, ठीक है। सो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मार्जिनल कॉस्ट इज अ डायरेक्ट एट्रीब्यूट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। इट कैन बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड फ्रॉम टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन फिक्स कॉस्ट, ठीक है भाई। यही क्वेश्चन आपके एमटीपी में भी आया है इस बार, अक्टूबर 2021 के एमटीपी में। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एसी और एमसी का रिलेशन। आपको क्या बातें याद रखनी है? 3 कर्व्स ऐसे हैं जो यू शेप्ड हैं, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, marginal cost curve cuts at the minimum point of AC and ABC. तीसरी बात, average fixed cost curve can never touch x or y axis. It is known as rectangular hyperbola. It declines throughout. पूरे टाइम फॉल करता रहता है. It can never be zero. ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच का रिश्ता देखो क्या बोलता है। सीधी सी बात है, एवरेज कॉस्ट कर्व जब नीचे आ रहा है, ये वाला पार्ट देखो, ये नीचे आ रहा है यहां तक, ठीक है। सो एवरेज कॉस्ट कर्व जब नीचे आता है तब आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या है? ये देखो, ये रहा एमसी, दिस इज योर एमसी। पहले नीचे जा रहा है, फिर मिनिमम पे जाके ऊपर जा रहा है, तो नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, मिनिमम पे भी होगा, बट हमेशा एमसी जो है वो एसी से नीचे है। तो आप ऐसे यहां लिख सकते हो, व्हेन योर एवरेज कॉस्ट इज डिक्लाइनिंग योर मार्जिनल कॉस्ट विल ऑलवेज बी लेस देन एवरेज कॉस्ट। पहली बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात देखो, जब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना, मतलब एसी अपने मिनिमम पॉइंट पर पहुंच गया, तब क्या होगा? एमसी और एसी इक्वल हो जाएंगे। यस, सो व्हेन दे इंटरसेक्ट और व्हेन दे आर इक्वल, देन व्हाट इज हैपनिंग? एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पर है। और देखो फिर ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट, जब एवरेज कॉस्ट राइज कर रहा है, व्हेन एवरेज कॉस्ट कर्व इज राइजिंग, तो एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग, तब आपका एमसी जो है, ये देखिए, ये एमसी, ये एसी से ऊपर है, सो योर एमसी इज अबव एसी। यही है इन दोनों के बीच का रिश्ता। इसी को घुमा फिराकर वो आपसे थियोरी क्वेश्चन पूछ सकता है, ट्रू फॉल्स पूछ सकता है, न्यूमेरिकल पूछ सकता है। न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा? एक एग्जांपल देखो, वो बोलेगा सपोज एमसी इज 20 एंड एसी इज 15, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो आपको अलग अलग ऑप्शंस देगा। अब सही बात क्या है? देखो यहां, अगर एमसी ऊपर है और एसी नीचे, मतलब बोथ आर राइजिंग, है ना, एंड एमसी इज अबव एसी, इट मींस बोथ आर राइजिंग। कई बार वो बोलेगा एमसी इज 20 इज इक्वल टू एसी। अब बताओ क्या है? ऑफ कोर्स यू कैन से एसी इज एट इट्स मिनिमम पॉइंट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको नींद में भी याद होना चाहिए। ऑलराइट, सो गाइस, यही सारी चीजें थी, बहुत आसान, एक साथ हमने रिवाइज कर ली, सारे फॉर्मूलेज भी मैंने आपको बता दिए। अब लॉन्ग रन वाला पार्ट और रह जाता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। देखो ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत टिपिकल नहीं है, लेकिन हाँ अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू दिस टॉपिक इन वेरी ब्रीफ, ताकि जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ सके आप सॉल्व कर सको। इससे रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन ही पूछा गया है अभी तक एग्जाम में। सो देखो, लॉन्ग रन क्या होता है? सबसे पहली बात, लॉन्ग रन इज दैट पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच यू कैन वेरी ऑल द फैक्टर्स, ठीक है। सारे फैक्टर्स को आप वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, पहली बात। अब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को देखते हैं।
देखो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो होता है उसे हम कहते हैं प्लानिंग कर्व, ठीक है, प्लानिंग कर्व। प्लानिंग होराइजन नहीं कहते, याद रखना। लॉन्ग रन जो पीरियड है, लॉन्ग रन पीरियड, उसको प्लानिंग होराइजन बोलते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में हम प्लान करते हैं, तो लॉन्ग रन को प्लानिंग होराइजन कहते हैं। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को प्लानिंग कर्व कहते हैं, और इट इज ऑल्सो नोन एज एनवेलोप कर्व। प्लानिंग कर्व और एनवेलोप कर्व, ये एक एक लाइन जो मैं अभी बोल रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। प्लानिंग कर्व और एनवेलोप कर्व क्यों बोलते हैं एनवेलोप कर्व? ये छोटे छोटे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स को जो है वो होल्ड करके रखता है अपने अंदर, ठीक है, बिठा के रखता है अपने अंदर इन्हें इस तरीके से, ठीक है, एनवेलोप करके रखता है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स को। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटे छोटे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स हैं जिन्हें हम कहते हैं प्लांट कर्व्स, ठीक है। तो याद रखना, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स को प्लांट कर्व्स कहते हैं, प्लांट मतलब एक मशीन। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को प्लानिंग कर्व कहते हैं या एनवेलोप कर्व कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसकी शेप कैसी होती है, इस पर क्वेश्चन आता है, कैसी होती है? इट इज फ्लैटेंड यू शेप्ड, बोट शेप्ड और एनवेलोप शेप, ठीक है, फ्लैटेंड यू शेप और बोट शेप्ड और एनवेलोप शेप्ड, ठीक है भाई, इतना समझ आ गया। अब देखो ये जो मिनिमम पॉइंट है किसका, SAC 4 का, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व नंबर 4 और LAC का, है ना, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिमम पॉइंट। तो भाई वो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑप्टिमम पॉइंट कौन सा होता है? मिनिमम ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व, चाहे शॉर्ट रन हो चाहे लॉन्ग रन, एवरेज कॉस्ट कर्व का मिनिमम पॉइंट ऑप्टिमम पॉइंट कहलाता है, ठीक है। और क्या पूछता है एग्जाम में वो आपसे? देखो वो ये भी पूछ लेता है आपसे कि भाई जो फॉलिंग पार्ट है, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट जो है, दिस फॉलिंग पार्ट ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ड्यू टू व्हाट? क्यों फॉल करता है ये शुरू में? दिस फॉल्स, देखो कॉस्ट कम हो रही है, याद रखो तुम्हारी एवरेज कॉस्ट कम हो रही है, कॉस्ट कम हो रही है मतलब खर्चा कम हो रहा है, कोई तो अच्छी चीज होगी, कोई फायदा हुआ होगा, इसलिए कॉस्ट कम हो रही है ना, पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, सो इट इज बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये याद रखना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल वो फायदे होते हैं जो हमें प्रोडक्शन को स्केल अप करने की वजह से होते हैं। इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल पर मैंने एक अच्छा वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आई गिव यू द लिंक। ऑलराइट, सो falling part of LAC is because of economies of scale. Then it will ask you why LAC rises after reaching a minimum point. Why it starts rising? ये rise क्यों करता है भाई? Then the reason is diseconomies of scale. Diseconomies की वजह से LAC जो है वो rise करने लगता है, जो स्केल अप करने की वजह से हमें नुकसान होते हैं, उसकी वजह से हमारी एवरेज कॉस्ट बढ़ने लग जाती है, ठीक है भाई। तो यही पूछेगा वो, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को हम प्लानिंग कर्व या एनवेलोप कर्व कहते हैं, लॉन्ग रन को प्लानिंग होराइजन कहते हैं, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को प्लांट कर्व बोलते हैं। फॉलिंग पार्ट ऑफ LAC इज ड्यू टू द इकोनॉमीज ऑफ स्केल और द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। द राइजिंग पार्ट ऑफ LAC इज बिकॉज ऑफ डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। जो मिनिमम पॉइंट है LAC का उसे हम कहते हैं ऑप्टिमम पॉइंट, वहां पर एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम हो जाती है। ऑलराइट, सो यही सारी चीजें वो पूछेगा और कुछ नहीं, मैंने आपको सभी चीजें बता दी। सो गाइज यू कैन सी द PDF इन फ्रंट ऑफ यू, लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस वन बाय वन। जो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल इम्प्लाइड, उनको हम स्किप कर देंगे, वो आप अपने आप कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए, विच कॉस्ट इंक्रीजेस कंटिन्यूसली विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन? आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज वेरिएबल कॉस्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व्स इज नेवर यू शेप्ड? इंपॉर्टेंट है ये भी, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। इट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व। क्यों? क्योंकि इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं और ऐसा होता है ये। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, टोटल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन इज क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। विच वन ऑफ दीज इज अ वेरिएबल कॉस्ट? इनमें से वेरिएबल कॉस्ट आपको बतानी है, तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल वेरिएबल होती है, ये सारे फिक्स्ड खर्चे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 4, शॉर्ट रन में आउटपुट जब बढ़ता है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का क्या होगा? देखो भाई, एवरेज फिक्स कॉस्ट होता क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन आउटपुट। आउटपुट नीचे वाला डिनोमिनेटर अगर बढ़ता जा रहा है, और ये तो फिक्स्ड ही रहता है, हम जानते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में फिक्स नंबर है, नीचे वाला नंबर बढ़ता जा रहा है, तो
जो रिजल्टेंट आंसर होगा AFC वो डिक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 5th, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसेप्ट ऑफ MC क्लोजली रिलेटेड। मैंने आपको पहले ही बता दिया, वेरिएबल कॉस्ट से रिलेटेड होता है मार्जिनल कॉस्ट का कंसेप्ट। मार्जिनल कॉस्ट जो बदलती है वो वेरिएबल कॉस्ट में बदलाव की वजह से बदलती है। 6th देखिए, अगर आपको AC-MC का रिलेशनशिप पता है तो आप आराम से इसको ड्रॉ कर सकते हो, इसको समझ सकते हो। इसके मिनिमम पॉइंट से MC कट करता है ऐसे, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दो। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्हेन AC इज राइजिंग, जब एवरेज कॉस्ट कर्व देखो बढ़ रहा है ना, ये वाले पार्ट में, व्हेन इट इज राइजिंग देन योर MC इज अबाउ द AC, ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। देखो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का अच्छे से मैंने एक लेक्चर में इन्हें एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हो वीडियो को, मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगी। एक्सप्लिसिट खर्चे वो होते हैं जो एक्चुअल में होते हैं, एक्चुअल मनी आउटफ्लो होता है, चाहे कैश में हो चाहे बैंक में हो, ठीक है, कैसे भी हो, बाय चेक और इन कैश। इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको आप बुक्स में कभी रिकॉर्ड नहीं करते हो। और इम्प्लिसिट कॉस्ट वो खर्चा होती है जिसे हमने एक्चुअली पे नहीं किया, एक्चुअल कैश आउटफ्लो नहीं होता, ठीक है। सो इट इज द पेमेंट विच कुड हैव बीन मेड, जो हम करते अगर हमारे खुद के फैक्टर्स नहीं होते तो इसे हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ये असल खर्चा नहीं होती, एक्चुअल आउटफ्लो नहीं होता, ठीक है। तो 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा C और 8th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका A, ठीक है। तो ये आप अपने आप देख सकते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। 9th क्वेश्चन इज मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने का खर्चा, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। MC और AC के रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो अगर आप देखोगे तो 10th सही है। MC कर्व जो है वो एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व के मिनिमम पॉइंट पर कट करता है, ठीक है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देखो, बहुत इजी है, आराम से आप कर सकते हो। D स्टेटमेंट सही है, सो 11th भी हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ द फर्म्स कॉस्ट फंक्शन। इनमें से कौन सा फर्म की कॉस्ट फंक्शन को डिटरमिन नहीं करता। सो ऑफ कोर्स टैक्सेस, प्राइस ऑफ लेबर, प्रोडक्शन फंक्शन, ये सब पर डिपेंड करता है फर्म का कॉस्ट फंक्शन। तो प्राइस ऑफ द फर्म्स आउटपुट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 13th क्या बोल रहा है, सिंपल सा वही हमारा टोटल कॉस्ट TFC और TVC का रिलेशन है। तो क्या होता है हम जानते हैं, TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। अब इसी को ऊपर नीचे इधर उधर करके वो आपसे पूछ रहा है, तो सिंपल इधर आंसर हो जाएगा ये C, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, अगर मान लीजिए आउटपुट इंक्रीज हो रहा है शॉर्ट रन में, तो टोटल कॉस्ट को क्या होगा, ऑफ कोर्स टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगा। अगर आउटपुट बढ़ रहा है तो टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगा, पर क्यों बढ़ेगा। टोटल कॉस्ट में दो पार्ट्स होते हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ये तो भाई हमेशा फिक्स्ड ही रहता है, तो अगर आउटपुट के बढ़ने से TC बढ़ रहा है मतलब वो इसकी वजह से बढ़ रहा है। So it will increase only because of change in the variable cost only. Next देखो question 15th, which of the following is a variable cost in the short run. Short run में से कौन सी variable cost है, wages paid to the factory workers, ठीक है। Next देखो question 16 बोल रहा है efficient scale of production is the quantity of output that minimizes। भाई ऑप्टिमम पॉइंट की बात कर रहा है कि ऑप्टिमम पॉइंट कब होता है, एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन कब मानते हैं हम इसे, मिनिमम ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व। मैंने आपको बताया था अभी, सो इट विल बी व्हाट, बी, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व के मिनिमम पॉइंट पर हम बोलते हैं ऑप्टिमम पॉइंट या एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। क्वेश्चन 17 को अगर आप एक एक करके ऑप्शंस को पढ़ोगे तो फॉल्स स्टेटमेंट ये आपसे पूछ रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। तो अगर आप एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बी जो है वो गलत है। देखो क्या बोल रहा है, इट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन व्हेन प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड इन द शॉर्ट रन। ये तो बात सही है, बट दे एग्जिस्ट इन द लॉन्ग रन इवन व्हेन प्रोडक्शन इज नॉट स्टॉप्ड। भाई लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट होती ही नहीं है, कोई भी खर्चा फिक्स नहीं होता लॉन्ग रन में। ऑल कॉस्ट आर क्लासिफाइड एज वेरिएबल कॉस्ट, इसलिए गलत हो जाएगा वो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, बोल रहा है कि MC जब AC से नीचे है तो क्या होगा।
तो देखिए ये आपका एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये इसका मिनिमम पॉइंट है, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अब ये इसकी बात कर रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट इज बिलो AC, ठीक है, इस वाले पार्ट की बात कर रहा है। तब क्या हो रहा है बताओ, एवरेज कॉस्ट कर्व इज व्हाट, इट इज फॉलिंग। ये देखो, सो इट इज फॉलिंग, सी आंसर हो जाएगा 18th का। 19th देखो, ये मैंने आपको ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन कर दिया, मार्जिनल कॉस्ट 20 है, एवरेज कॉस्ट आपका 15 है। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, यू कैन इजीली सी मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग एंड एवरेज कॉस्ट इज ऑल्सो राइजिंग। तो दोनों ही बढ़ रहे हैं, ये देखो ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ठीक है, ईजी है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इम्प्लिसिट कॉस्ट पर है फिर से, तो आप आराम से इसे देख सकते हो, आंसर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखो, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और अकाउंटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बीच डिफरेंस पूछ रहा है। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है भाई, इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इंक्लूडेड होती है, मतलब इम्प्लिसिट कॉस्ट भी इंक्लूडेड होती है ना। और यहाँ पर ओनली एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता है, अकाउंटिंग कॉस्ट में असल खर्चा ही लेते हैं हम, जो एक्चुअल कैश फ्लो आउटफ्लो हुआ है उसी को लेते हैं, ठीक है। सो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये कह रहा है वाई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये वाला जो कर्व है, इज अप्रोचिंग द ATC कर्व। देखिए ये बोल रहा है ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट धीरे धीरे देखो ऊपर वाला कॉस्ट कर्व जो है ATC एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व को क्यों अप्रोच कर रहा है। बेसिकली बोल रहा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ना, देखो ऐसा कुछ है, ये ऐसा था, है ना, और ये जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कम क्यों होता जा रहा है, ये ऐसा पूछ रहा है आपसे। क्यों कम हो रहा है भाई, इन दोनों का डिफरेंस होता क्या है, ATC माइनस AVC इज व्हाट, एवरेज फिक्स कॉस्ट। जब AFC हम जानते हैं हमेशा कम होता रहता है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कम हो रहा है, सीधी सी बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 22 का करेक्ट आंसर विल बी डी, बिकॉज AFC इज फॉलिंग विद इंक्रीज इन आउटपुट, ठीक है। फिर मार्जिनल कॉस्ट क्यों चेंज होता है, ये इस बार MTP का भी क्वेश्चन है आपका, इट चेंजेस बिकॉज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर आप देखोगे तो इनमें से आपको समझ आ जाएगा कि एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और वो है टोटल कॉस्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट देखो, TVC और TC के बीच का डिस्टेंस क्या बोलता है, दिस इज योर टोटल फिक्स कॉस्ट, दिस इज योर टोटल कॉस्ट, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहाँ है, यहाँ से बना दो, ये रहा, ये हो गया आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब ये क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है टोटल कॉस्ट और TVC के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी डिस्टेंस क्या होता है, इट इज इक्वल टू द ये वाला, ये पार्ट और ये वर्टिकल डिस्टेंस, ये इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। सो सी हो जाएगा इसका आंसर 25th का। नेक्स्ट देखो 26th इज व्हाट। अगर आप देखोगे ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है, तो 26 का आंसर सीधे सीधे आप देख सकते हो डी, टोटल रेवेन्यू इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड वी गेट मार्जिनल रेवेन्यू। गलत है भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ TR डिवाइडेड बाय Q क्या देता है हमें, आई एम वेटिंग। अब देखिए बाकी के जो 5 क्वेश्चंस है वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व पर है, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस भी बहुत इजी हैं, ऑलरेडी मैंने जो आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है उसी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आंसर की नीचे दी हुई है, आप देख सकते हो। यहाँ देखो प्लानिंग कर्व किसको बोलते हैं, LAC को बोलते हैं। 27th में ये बोल रहा है फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना है, तो C जो है वो फॉल्स है। क्यों, क्योंकि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व छोटे छोटे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स को एनवेलोप करके रखता है, पर ये ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट के लिए लीज कॉस्ट नहीं बताता, सारे लेवल्स ऑफ आउटपुट के लिए लीज कॉस्ट नहीं बताता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो मैंने आपको बताया था कि फॉलिंग पार्ट होता है LAC का, वो क्यों फॉल करता है, इट फॉल्स बिकॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज हो रहा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। और जो राइजिंग पार्ट होता है, या आप बोल सकते हो पॉजिटिवली स्लोप्ड पार्ट होता है किसका, LAC का, वो क्यों ऐसा होता है। अगर ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये मिनिमम पॉइंट, सो इट इज आस्किंग कि ये जो राइजिंग पार्ट है ये क्यों राइज करता है, बिकॉज ऑफ डिस इकोनॉमीज। और जो ये फॉलिंग पार्ट है ये वाला, ये क्यों फॉल करता है, बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 31, LAC जो है उसके बारे में बोल रहा है, सो इट इज टेंजेंट टू ऑल द कर्व्स ऑफ शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, दिस इज ट्रू, ठीक है। हमने देखा है ना
कि ये अगर LAC है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, तो जितने भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स हैं उन सबको ये टेंजेंसी पॉइंट होता है, उन सबको टेंजेंट की तरह ये कवर करता है, ठीक है। सो गाइज, इस तरीके से आपका चैप्टर 3 का यूनिट 2 कॉस्ट पार्ट पूरा कवर हो गया एकदम अच्छे से, सारे फॉर्मूले, ग्राफ, डायग्राम्स, कंसेप्ट और क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये कोशिश अच्छी लगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कंजूसी ना करें, हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके एग्जाम्स बहुत पास हैं, रिविजन अच्छे से करते रहें, MCQs को इग्नोर ना करें, और अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट पर वीडियो लेकर आऊँ तो प्लीज़ मेंशन इट in the comments box below. I'll see you soon. Till then, keep studying well. Bye bye.